मेरा नाम रेखा है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर कोई भी किसी से मतलब नहीं रखता, ना ही कोई किसी के फेवर में बात करता। हर कोई अपने काम से काम रखता, किसी को किसी की ज़रा भी फिक्र नहीं होती। मेरी ससुराल में सास ससुर भी हैं। मेरी सास मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यारी थी, क्योंकि मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। इसलिए मुझे अपनी सास में अपनी माँ ही नज़र आती थी और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी इज्जत मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखती थी। एक दिन मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर कमरे में मेरी सास के साथ, दोस्तों मेरा नाम रेखा है। मैं अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ी थी। अभी तक मेरे किसी भी भाई की शादी नहीं हुई थी। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी। मेरे पिताजी ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी। उन्होंने कभी भी मुझे तवज्जो नहीं दिया। मैं तो अपने घर के काम में बंद कर ही रह गई थी, क्योंकि मेरे 2 भाई काम करते थे और एक घर पर रहता था। मुझे सभी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। मेरी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, पर मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए नहीं सोच रहे थे। उन्होंने मुझसे छोटे भाई की शादी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। हमारे सभी रिश्तेदारों ने मेरे पिताजी को समझाया कि पहले बेटी की शादी निपटाओ, बेटे की तो होती रहेगी। पर मेरे पिताजी का सिर्फ एक ही जवाब रहता कि मेरे पास बेटी की शादी के लिए दहेज नहीं है। बहू का क्या है, वो तो मुफ्त में आ जाएगी और तो और अपने साथ दहेज भी लेकर आएगी। मैं तो इस बात से बहुत परेशान थी कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, पर पिताजी मेरी शादी के लिए नहीं सोच रहे हैं। कुछ दिनों बाद काफ़ी ज़्यादा तलाश करने पर मेरे भाई के लिए एक रिश्ता मिला। मेरे पिताजी ने फौरन मेरे भाई की शादी कर दी और मेरी भाभी इस घर में आ गईं। मेरी भाभी ने घर आने के बाद से ही मेरा जीना दुश्वार कर दिया। वो घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती और तो और वो मुझे मेरी बढ़ती उम्र का ताना भी देती। हालांकि मैं पहले से ही अपने घर का काम करती थी, जिसे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरी भाभी का भी तो इस घर के लिए कुछ फर्ज था। पर वो हैं कि उनको किसी भी काम से कोई मतलब नहीं। सारा सारा दिन वो अपने कमरे में आराम करती, टीवी देखती। मैं उनकी नौकरानी की तरह हर चीज़ उनके कमरे में देने जाती। घर में सभी को लगता कि बहू के आ जाने से मुझे बहुत आराम हो गया है, पर सब कुछ बिल्कुल उल्टा चल रहा था। मैं दिन रात अपनी माँ को याद कर कर के रोती और अपने घर वालों की फिक्र करती, पर किसी को मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। मैंने अपने दिल को मजबूत करते हुए अपने आप को ये समझा लिया कि अगर किसी को मेरी फिक्र नहीं तो मैं भी किसी की फिक्र नहीं करूँगी। मेरी उम्र 36 साल हो गई थी और मैं देखने में एक मामूली शक्ल की लड़की थी। मेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी और सभी को बच्चे भी थे, और एक मैं थी कि मेरे बच्चे तो छोड़ो, शादी का नाम ही नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे चाचा मेरे घर आए। उन्होंने मेरे घर के हालातों को देखते हुए पिताजी को समझाया कि आप बेटी की शादी अब कर दो, उसकी उम्र हो गई है। पर वो थे कि उनको किसी की सुननी नहीं थी। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया और सारा का सारा पैसा अपने बेटों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दिया। मुझसे तो उनको मतलब ही नहीं रहा। लोग कहते हैं
कि हर माँ बाप को अपनी पहली औलाद से प्यार होता है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। मेरे पापा तो मुझे बिल्कुल भी प्यार ही नहीं करते थे। ना उन्हें मेरी फिक्र थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र की। मैं तो सिर्फ इस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरे चाचा ने मेरी शादी के लिए मेरा पिताजी पर बहुत दबाव डाला। मेरे लिए ये रिश्ता भी वही लेकर आए थे। मैं भी बहुत खुश हुई जब मेरे चाचा के कहने पर मेरे पिताजी ने मेरी शादी करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अब इस घर से और यहाँ के माहौल से दूर हो जाऊंगी। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरी शादी जिस घर में भी हो, उनका परिवार छोटा हो, पर मुझे जब पता चला कि उस लड़के की फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर हैं, तो मेरा दिल टूट गया। जिस लड़के से मेरी शादी तय हो रही थी, उस लड़के का रंग थोड़ा दबा हुआ था। हालांकि मैं भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, पर हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति देखने में किसी हीरो से कम ना हो। बहरहाल वो सारी बातें एक तरफ थीं। उस लड़के के सारे भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग शहरों में रहते थे और उसकी दोनों बहनों की शादी भी हो चुकी थी। घर में बस ये लड़का और इसके मम्मी पापा रहते थे। चूँकि इस लड़के का रंग थोड़ा दबा हुआ था, इसलिए इसकी शादी में बहुत अड़चन आ रही थीं। ये लड़का बहुत अच्छा कमाता था और अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखता था। इधर मेरे पिताजी भी मेरी शादी नहीं कर रहे थे, जिससे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। इसलिए मेरे चाचा मेरी शादी के लिए ये रिश्ता लेकर आए थे। मेरे पिताजी ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था। इसलिए मेरे पिताजी बहुत खुश थे। एक अच्छा सा दिन देखकर मेरी सास ने हमारी मंगनी करवा दी और हमारी शादी तय हो गई। मेरे भाइयों या मेरे पापा किसी ने भी जाकर मेरी ससुराल नहीं देखी, क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी दूर थी। वो लोग सिर्फ अपने घर का बोझ हल्का कर रहे थे। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, पर मुझे किसी की शक्ल सूरत और पैसे से मतलब नहीं था। मैं बस ये चाहती थी कि जिस लड़के से मेरी शादी हो, वो मुझे बेइंतहा प्यार करे और मेरी इज्जत करे। मुझे अपने चाचा पर पूरा भरोसा था कि वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, तो वो जो भी बता रहे होंगे सब सही ही होगा। चूँकि मेरे घर से कोई भी मेरी ससुराल देखने नहीं गया था, इसलिए मुझे उन पर भरोसा तो करना ही था। धीरे से मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने पर मुझे जो दिखा, उसने मेरे चाचा जी की बातों का दिखाया हुआ सपना तोड़ दिया। मेरा ससुराल एक आलीशान महल जैसा था, पर वहाँ पर मेरे पति के सारे भाई एक साथ ही रहते थे। मुझे लगा कि शादी में सभी लोग आए होंगे और कुछ दिनों में चले जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति के सारे भाई और उनकी पत्नियां और उन सभी के बहुत सारे बच्चे, पूरी ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहती थी। शुरू के कुछ दिनों तक तो मेरे पति के साथ अच्छी बनी और हम लोगों के दिन रात अच्छे से गुजरे, पर कुछ समय बाद ही मेरे पति अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहर चले गए। मेरा तो उनके बिना मन ही नहीं लगता था, पर मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी सारी जेठानियाँ तो अपने अपने से ही मतलब रखती थीं। मेरे घर में बहुत सारे नौकर लगे हुए थे। घर का सारा काम वही सब करते थे। मैं तो बस उन सभी का काम देखती थी। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थीं। इस महल जैसे घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी
हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। सभी लोग अपने अपने कमरे में रहते। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही सरल और प्यारा था। मेरे पति के बाहर जाने की वजह से मैं अपने कमरे में अकेले सोती थी। ये घर इतना बड़ा था कि किसी को किसी के कमरे तक जाने में काफ़ी समय लग जाता। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मुझे बाहर से किसी की चीख सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे बाहर गैलरी में कोई टहल रहा हो। मेरे कमरे में अंधेरा था। मैंने अपने पास का टेबल लैंप जलाया और कमरे की लाइट जलाई। जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो पूरी गैलरी सन्नाटे से चीख रही थी और किसी के भी वहां होने का कोई नामो निशान नहीं था। पूरी गैलरी घने अंधेरे में डूबी हुई शमशान सी प्रतीत हो रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने झट से अपना दरवाज़ा बंद किया और अंदर कमरे में आ गई। अब रोज मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। रात होते ही जब मैं सोने जाती और जब मुझे पहली झपकी आती तो एकाएक मुझे वही चीख सुनाई देती, किसी के चलने और भागने की आवाज़ें। मुझे तो लगा जरूर इस घर में भूत है, क्योंकि ऐसा शमशान जैसा सन्नाटा जहाँ होगा वहाँ भूतों का होना तो स्वाभाविक है। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी और सहमी हुई थी। मैं अपने पति को याद करती रहती। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसको याद करके आज भी मेरी हालत खराब हो जाया करती। मेरे पसीने छूट जाया करते। मेरी माँ बहुत समय पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। उनका देहांत अमावस्या के दिन हुआ था। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरी माँ दिन भर का काम करके दोपहर के समय लेटी थी कि अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। जब तक हम लोग उनके लिए कोई उपचार करते तब तक वो हम लोगों को अलविदा कहकर इस दुनिया से जा चुकी थीं। इसलिए हर महीने की अमावस्या को मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज अमावस का दिन था। पूरा दिन मैं अपने घर के काम को करके बहुत थक गई थी। आज मेरी बात मेरे पति से भी हुई थी। मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। शाम को मैंने अपनी सास के पैरों की मालिश की। रात के करीब 10 बजे जब मैं अपनी सास के कमरे से बाहर आई तो पूरी हवेली में सन्नाटा हो गया था। दिन में तो हर कोई अपने कमरे में रहता है, पर रात को तो एक भी अजीब सी खामोशी छाई थी। मेरा कमरा घर की दूसरी मंजिल पर था और मेरी सास का पहली मंजिल पर। मुझे अपनी सास के कमरे से अपने कमरे तक आने में लगभग 50 सीढ़ियाँ और लंबे लंबे 2 बरामदे पार करने होते थे। जैसे ही मैं उनके कमरे के बाहर निकली और सीढ़ियों पर चलने लगी कि अचानक से वहाँ की लाइट बंद हो गई और सीढ़ियों पर घना अंधेरा छा गया। मैं बहुत घबरा गई। मैं जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं बहुत तेज घबरा रही थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे के सामने वाले बरामदे में पहुंची और अब मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई दौड़ रहा है। मुझे मेरी पायल की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं पसीने से लथपथ हो चुकी थी। मैं जल्दी से अपने कमरे के पास आई और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इतना डर मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा। मुझे
कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से अपने बेड पर चढ़ी और लेट गई। ये सारी बातें सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात को अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पहले उस आवाज़ को इग्नोर किया और चुपचाप लेटी रही, पर एकाएक कोई बहुत तेजी से मेरा दरवाज़ा भड़भड़ाने लगा और बाहर से वही चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत तेज डरने लगी और भगवान को याद करने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरी घबराहट की सीमा पार होती जा रही थी। मैंने अपना चेहरा चादर के अंदर किया और भगवान को याद करती रही कि अचानक से बहुत तेज आवाज़ हुई और मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। कोई मेरे पास आकर मेरा चादर घसीटने लगा। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो मेरा नाम लेकर मुझे उठा रहा था। अचानक से मेरी आंख खुली तो मेरी सास मेरे सामने खड़ी थी। मेरे कमरे में मेरे सारे जेठ जेठानी, मेरे ससुर और घर के नौकर थे। मैं पसीने से लथपथ हुई अपने आप को संभालते हुए उठी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा दरवाज़ा अंदर से बंद था और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तुम रोज़ सबसे पहले घर में उठ जाती हो और आज नहीं उठी, तो हमें लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पर जब समय ज़्यादा हो गया तो हमने तुम्हें बहुत आवाज़ें लगाईं, पर जब तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन हमें तुम्हारा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना पड़ा। सभी लोग मुझे जगाकर मेरे कमरे के बाहर चले गए। आज पहली बार मैंने अपने परिवार के सभी लोगों को एक साथ देखा था। अब मैं उठी और फ्रेश होकर अपने काम में लग गई। कल रात क्या हुआ मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने शाम को अपनी सास के पास जाकर उन्हें ये सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे हैरत भरी नज़रों से देखा और मुझसे कहा, ऐसा कुछ नहीं, तुम अकेली रहती हो इसलिए ये तुम्हारा वहम होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सास मुझसे कुछ छिपा रही हैं, पर मैंने भी उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मैं अपने कमरे में चली आई। मेरी ससुराल में कोई भी रिश्तेदार कभी नहीं आता था। पता नहीं कैसा घर था। एक रात मैं जब अपने कमरे में सो रही थी, अचानक से मैंने किसी के चीखने की आवाज़ें सुनी। मैंने सोचा आज हिम्मत करके बाहर ज़रूर जाऊंगी और देखूंगी कि कौन है जो रात में चीखता है। मैं अपने कमरे से बाहर आई और बरामदे से होते हुए नीचे उतरने लगी। आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ रही थीं। जब मैं पहली मंजिल पर पहुंची तो मैंने ध्यान दिया, ये आवाज़ें मेरे सास के कमरे से आ रही हैं और मैं उनके कमरे के पास गई तो देखा मेरे ससुर मेरी सास को मार रहे हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही हैं। मेरे ससुर को लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। मैं फौरन उल्टे पांव वापस आ गई। अगले दिन मेरे पति वापस आए। मैं सोकर उठी ही थी। उन्होंने मेरे कमरे में दस्तक दी। उनको देखकर तो मैं बहुत खुश हुई। मैं झट से उठी और दौड़कर उनके गले लग गई। उन्होंने भी मुझे प्यार से गले लगाया और मुझे प्यार करते हुए कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, साथ में नाश्ता करेंगे। आज बहुत दिन बाद मैं घर पर सज संवर कर कमरे से बाहर निकली थी। मैंने आज एक बात नोटिस की, सभी लोग समय से डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। मेरे पति के घर में आते ही सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगे। एक दूसरे से सभी ने बात की। घर वालों का ऐसा बर्ताव मुझे तो कुछ समझ नहीं आया।
मेरे पति ने मुझे बताया कि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही आए हैं और कल वापस चले जाएंगे। शाम को मेरे पति ने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलूँगा। ऐसा सुनकर तो मानो मुझे ऐसा लगा कि पंख कटे परिंदे को पंख मिल गए हों। मैं जल्दी से तैयार हुई। हम लोग शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खाने गए। सच में मेरे पति बहुत अमीर थे। मेरी शादी भले ही देर से हुई, पर मुझे इतना प्यार करने वाला और पैसे वाला पति मिला है। मेरी तो किस्मत ही चमक उठी। हम लोगों ने साथ में खाना खाया और मैंने सोचा यही सही मौका है कि अपने ससुर की करतूत अपने पति को बता दूं। एक पल के लिए मुझे लगा कि उनका मूड ना ऑफ हो जाए, वो मुझे गलत ना समझ लें। फिर मैंने सोचा मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे पति के बाहर रहने पर इस घर की हर बात उनको बताना मेरा फर्ज है। मैं अंदर ही अंदर ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मेरे पति ने मुझसे कहा, कौन से ख्यालों में खोई हो मैडम। उनका ये अंदाज तो मेरा दिल छू गया। मैंने कहा कुछ नहीं, पर उनके बार बार पूछने पर मैंने अपने ससुर की बातें उनसे बता दी। उन्होंने मेरी तरफ तीर जैसी नज़रों से देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगला शब्द जब तक बोलते तब तक उनका फ़ोन बज गया और वो बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब बताओ क्या कह रही थी। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। हम लोग घर आ गए। अगले दिन मेरे पति फिर चले गए। जाते समय उन्होंने मुझे कुछ रुपए दिए, जिसे कहा था कि अपने लिए शॉपिंग कर लेना। चूँकि मेरे घर में मेरी कोई भी जेठानी मुझसे बात नहीं करती थी और बाहर जाने के लिए मैं अपनी सास से इसलिए नहीं कह पाई क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मेरे ससुर उन्हें उल्टा ना बोलें या फिर मारे नहीं। मेरे घर में काम करने वाली एक नौकरानी से मेरी बहुत बनती थी। मैंने उससे जब पूछा कि क्या वो मेरे साथ बाहर चलेगी तो उसने झट से हाँ कह दिया। हम लोग साथ में शॉपिंग करने चले गए। शाम को जब मैं शॉपिंग करके घर वापस आई और अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे फिर से वही चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं जब अपनी सास के कमरे के पास गई तो मेरी सास मेरे ससुर से एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, बस करो, मेरे साथ ऐसा ना करो, मुझे छोड़ दो। मैंने जब अपनी सास के कमरे में झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे माथे पर पसीना आ गया। कमरे के अंदर मेरे ससुर मेरी सास को कोड़े से मार रहे थे और कैंची से उनके बाल काट रहे थे। कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं देर ना करते हुए उनके कमरे में दाखिल हो गई। मेरे ससुर ने मुझे देखकर कोड़ा नीचे फेंक दिया। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुझे जवाब देते हुए कहा, जिस हिसाब की हरकतें हैं इस औरत की, उसके हिसाब से ये सज़ा तो बहुत कम है। ऐसा बोलकर वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने अपनी सास को गले लगाया और उनको चुप करवाया। आखिर इस घर में क्या चल रहा था? मैं अपनी सास से पूछा, ससुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही जालिम आदमी हैं। वो पहले मुझे मारते थे और अब मेरे बाल काट रहे हैं। बेटी, तुम इस घर का माहौल नहीं जानती हो, इसलिए कुछ नहीं समझ पाओगी। मेरी सास बहुत रो रही थी। उन्होंने कहा, इस घर में सभी तुम्हारे पति की कमाई खाते हैं, इसलिए सब उससे डरते हैं।
तुम अपने पति से कुछ भी ना कहना, नहीं तो ये आदमी मुझे तो मार ही डालेगा और तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। ऐसा बोलते हुए उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद हम पति पत्नी के झगड़े के बीच कभी न आना। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी और मैं उनके ऊपर ससुर जी द्वारा किया गया ये अत्याचार नहीं देख सकती थी। मैं उनके कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे सीढ़ियों पर मेरे ससुर मिल गए। मैं उनको अनदेखा करके ऊपर चढ़ने लगी। उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोका और मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। वो जल्दी से मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार लड़की हो। मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। मैंने अपने ससुर से कहा, आप बहुत गलत कर रहे हो माँ जी के साथ। उन्होंने कहा, मैं अभी तुम्हें सच बताता हूँ जिससे तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो जाए और इस घर में क्या चल रहा है तुम्हें पता चले। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ करने लगे। मैं और मेरे ससुर सीढ़ियों पर खड़े थे। उन्होंने उसमें कुछ फोटोज निकालकर मेरी तरफ अपना फ़ोन कर दिया और कहा, ये देखो, मुझे उम्मीद है कि ये देखने के बाद तुम मुझे कभी गलत नहीं समझोगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई गलत और बुरा इंसान नहीं हूँ, पर अगर कोई मर्द अपनी औरत की बेवफाई देखेगा तो उस पर ज़रूर किसी न किसी तरह से रोक लगाएगा ही। मैंने उन फोटोज को देखना शुरू किया। उन सभी फोटो को देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं अभी इन फोटोज को देख ही रही थी, अचानक सीढ़ियों पर मेरी सास आ गईं और उन्होंने वो मोबाइल मेरे हाथ से छीनकर मुझसे कहा कि तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई। उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ते हुए कहा, जाओ अपने कमरे में। आज के बाद हम लोगों के झगड़े में आने की ज़रूरत नहीं। वो मुझे बहुत तेज घूर रही थीं, मानो मुझे खा जाएंगी। मैंने भी अपना हाथ अपनी सास से झटक कर छुड़ाया और उन्हें पलट कर घूर दिया। वो मेरी तरफ आंखें फाड़कर देख रही थीं। मैं वहाँ से चली गई। रात को फिर वही चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं तो रोज रोज की इन आवाज़ों से बहुत परेशान हो गई थी। मेरी सास और ससुर के ये झगड़े क्यों होते थे, उनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरे पति जब भी घर आते तो मेरे सास ससुर और घर के सभी लोगों का व्यवहार एकदम से बदल जाता और उनके जाते ही फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता। मैंने कई बार सोचा कि अपने पति से सारी बात बता दूं, पर मेरी सास ने मुझे मना किया था, इसलिए मेरी ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। मैं बहुत परेशान थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला और अचानक से मुझे मेरे घर में परिवर्तन दिखाई दिया। रात को वो चीखें आना बंद हो गईं। मेरे ससुर ने मेरी सास को मारना बंद कर दिया और उनके साथ अच्छा व्यवहार शुरू कर दिया। वे दोनों एक साथ बैठकर प्यार से बात करते, खाना खाते। मेरे ससुर के अंदर ऐसा बदलाव देखकर मैं हैरान थी। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, उन दोनों के बीच सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। अब घर में सब कुछ अच्छा हो गया। मैं भी रात को आराम से सो पाती थी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी कि अचानक मेरे ससुर मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने अपने सर पर पल्लू करते हुए उनसे पूछा,
बाबूजी, आप इतनी रात गए मेरे कमरे में, सब ठीक तो है? उन्होंने अपने हाथ में एक चाय का कप पकड़ा हुआ था। वो जल्दी से मेरे नज़दीक आए और मुझसे बोले, बहू, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनी चाय लेकर आया हूँ। तुम्हारे पति और सास को मेरी बनाई चाय बहुत पसंद है। उनकी इस हरकत को देखकर मुझे हैरत हुई कि आखिर ये कैसा व्यक्ति है। उन्होंने मुझे गर्म चाय का कप पकड़ा दिया और मुझसे कहा, बहू, चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। जब से तुम इस घर में आई हो कोई तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता और मैंने भी अभी तक तुम्हें चाय नहीं पिलाई थी। अब जल्दी से पियो और बताओ कैसी बनी है। मैंने जब चाय का कप पकड़ा तो चाय गर्म थी। मैंने कहा, बाबूजी, चाय अभी ज़्यादा गर्म है। मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती हूँ। अभी जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब मैं पी लूँगी। इतना कहकर मैंने चाय का कप टेबल पर रख दिया। बाबूजी ने ये देखते ही मुझे फिर से कहा, बहू, चाय मेरे सामने पियो और मेरी तारीफ करो। मैंने बाबूजी से कहा, आप मेरे लिए पिता समान हैं और आपकी लाई हुई चीज़ को मैं ज़रूर पीऊँगी, बस ये थोड़ी ठंडी हो जाए। इतना सुनकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि पीना ज़रूर। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही मैंने वो चाय उठाकर बाथरूम में बहा दी। इतने रात को मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ और ऊपर से मेरे ससुर की बनाई चाय। पता नहीं उनकी क्या मंशा होगी। टीवी देखते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया और मैं लेटकर मोबाइल चलाने लगी। मेरे कमरे में काफ़ी अंधेरा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई है। मुझे हल्की सी परछाई दिखाई दी। मैंने अपना फ़ोन साइड रखा और सोने का नाटक करने लगी। मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और फिर बंद हो गया, जैसे किसी ने मुझे देखा और ये संतुष्टि की कि मैं सो गई हूँ। मैंने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और फिर चलाने लगी। एकदम से मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आईं। मैंने फिर अपना फ़ोन किनारे रखा और दबे पांव बाहर जाने लगी और बाहर जाकर देखा, बाहर मेरे ससुर मेरी सास के मुंह पर कपड़ा डालकर उनको अंधेरे बरामदे से कहीं ले जा रहे थे। मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे जा रही थी। आज पहली बार मैंने अपने घर में एक बेसमेंट देखा जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैं दबे पांव उनके पीछे जाती रही। मेरे ससुर मेरी सास को लेकर उस बेसमेंट में उतर गए। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था। मैं भी बेसमेंट के अंदर चुपके से उतर गई। बेसमेंट में बहुत अंधेरा था और उसके अंदर भी एक और कमरा बना हुआ था। मेरे ससुर मेरी सास को उसी कमरे के अंदर ले गए थे। मेरी सास को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद में हो या उन्हें कोई नशे की दवा दी गई हो। मेरे ससुर के साथ उस कमरे में कोई और भी था। मेरे ससुर ने मेरी सास से कहा, चलो अब जल्दी से इन सभी कागजों पर दस्तखत कर दो। मेरी सास ने मना किया और कहा, ये सब कुछ मेरे बेटे की कमाई का है और मैं कहीं भी दस्तखत नहीं करूँगी। तुम चाहते हो मैं अपने बेटे की सारी कमाई तुम्हारे नाम कर दूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे ससुर ने कहा, जल्दी करो, आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हें इन सारे दुख दर्द से मुक्ति दे दूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारी बहू की चाय में नींद की गोली मिला दी है। जब वो सुबह उठेगी तो उसे यही पता चलेगा कि उसकी सास अपने आशिक के साथ भाग गई। और वैसे भी मैंने उसको वो फ़ोटो दिखाकर ऐसा यकीन दिलाया है कि वो इस बात को
बहुत आसानी से मान जाएगी। मैं खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। मेरे ससुर ने फिर कहा, जल्दी दस्तखत करो, पर उन्होंने मना कर दिया। मेरे ससुर ने देखते ही देखते लगातार कई झापड़ मेरी सास को मारे और कहा, दस्तखत करो। मैं अपनी सास पर इतना जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई और सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करके सूचना दी और अपने पति को वीडियो कॉल किया। मैं जब बेसमेंट में आई तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं हैरान थी कि आखिर सब लोग यहाँ से कहाँ चले गए कि तभी मेरी नज़र बेसमेंट में बने एक और दरवाजे पर गई। वो दरवाज़ा अभी तक बंद था और मेरे बाहर जाते ही वो खुल गया। ज़रूर यहाँ से कोई बाहर गया है। मेरे पति ने मेरा कॉल नहीं उठाया था। मैं उस दरवाजे से होते हुए बाहर निकली तो वो रास्ता किसी जंगल की ओर जा रहा था। मैं थोड़ा आगे गई तो देखा मेरे सारे जेठ और ससुर मिलकर मेरी सास को एक गड्ढे में ढकेल रहे हैं। मैंने उस जगह की सारी वीडियो अपने फ़ोन में बना ली। उन लोगों ने मेरी सास को वहीं पर उस गड्ढे में बंद कर दिया और बाहर आ गए। मैं वहीं पर छुप कर खड़ी थी और उनके जाते ही मैंने तुरंत अपनी सास को बाहर निकाला। तब तक पुलिस भी मेरे घर में आ चुकी थी। पुलिस को देखकर मेरे ससुर जेठ सभी हक्का बक्का हो गए। मैं जल्दी से अपनी सास को बेसमेंट से लेकर बाहर आई और पुलिस को सारी वारदात बताते हुए अपने द्वारा बनाई हुई वो वीडियो दिखाया। पुलिस ने उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। मैंने वो वीडियो अपने पति को भी भेज दी थी। अगले दिन दोपहर में मेरे पति वापस आए और उनके सामने सारा राज खुल गया। दरअसल वो आदमी मेरी सास का दूसरा पति था। मेरे पहले ससुर बहुत अमीर थे और मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे, पर मेरी सास ने मेरे पहले ससुर के न रहने पर दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे पति को बाप का साया मिल जाए। मेरे पति के पहले पिता जब खत्म हुए तो वो मेरी सास के पेट में ही थे और तभी मेरी सास के घर वालों ने इस दूसरे आदमी से उनकी शादी करवा दी, जिनके काफ़ी सारे बच्चे थे। मेरे पति ने जब पैदा होकर आंखें खोली तो इस आदमी को सामने पाया और इसी को अपना पिता मान लिया। मेरी सास ने कभी उन्हें इस सच से रूबरू नहीं करवाया। आज मेरे पति को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनकी माँ इतने सालों से उस आदमी के अत्याचार सहती आ रही थी। मेरे ससुर और सभी जेठों को उनके किए की सज़ा मिली और मैं, मेरे पति और मेरी सास खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद ही मुझे एक पुत्र हुआ और मेरा परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।